नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया, अमित शाह ने उठाया सवाल, घुसपैठ पर कही यह बात। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब यहां घुसपैठ रुकेगी। उन्होंने दावा किया कि 2026 में पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोक देगी। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रोपोल में लैंडपोर्ट पर नए यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री गेट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। अपने संबोधन में अमित शाह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल में मची भगदड़, 10 यात्री घायल। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हादसा, गोरखपुर जा रही ट्रेन में चढ़ने के लिए अफरा तफरी मची। जी हां दोस्तों, मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर रविवार सुबह मची भगदड़ में 10 यात्री घायल हो गए थे। इनमें से 5 का इलाज चल रहा है, 3 घायलों को छुट्टी दे दी गई है। भाभा अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर सुशील के मुताबिक 2 गंभीर घायलों को केईएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह करीब 6 बजे हुआ। अधिकारियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस आई थी। इसमें चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। वहीं दोस्तों, इधर भगदड़ मचने पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के आदित्य ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, काश की रेल मिनिस्टर एक रेल मंत्री होते। बांद्रा की घटना यही दर्शाती है कि मौजूदा रेल मंत्री कितने अक्षम है। बीजेपी ने चुनाव के लिए अश्विनी वैष्णव को बीजेपी महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है, लेकिन हर हफ्ते रेलवे के साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। यह कितनी शर्म की बात है कि हमारा देश ऐसे अक्षम मंत्रियों के हाथों में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र हुआ सहमत। संसद के विंटर सेशन में प्रस्ताव लाया जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। जी हां दोस्तों, केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर सहमति बन गई है। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। दोस्तों, नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उमर ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था। उन्हें इसी साल राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन मिल गया था। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दे दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजरायली हमले का मकसद पूरा हुआ, ईरान को हुआ बड़ा नुकसान, बोले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर किए गए एयर स्ट्राइक को सफल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हमले का जो भी उद्देश्य था वो पूरा हो गया। बीते दिनों इजराइल ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था। इस हमले में ईरानी सेना के कम से कम 4 जवान भी मारे गए थे। ईरान ने हमले पर कहा कि उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री को इसका खंडन करना पड़ा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अहम सफलता के रूप में पेश किया और कहा कि इस ऑपरेशन ने इजराइल की सुरक्षा और फ्यूचर की रणनीति को मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि हमला ईरान के उन ठिकानों पर केंद्रित था जो इजराइल की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 50 फ्लाइट्स को बम की धमकी, इंडिगो की 18, विस्तारा की 17 और आकाशा की 15 फ्लाइट्स शामिल। 14 दिन में 350 से ज्यादा धमकियां मिली। जी हां दोस्तों, 3 इंडियन एयरलाइंस की 50 फ्लाइट्स को रविवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें इंडिगो की 18, विस्तारा की 17 और आकाशा की 15 फ्लाइट्स शामिल हैं। इस तरह 14 दिनों में 350 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि दोस्तों, जांच में यह सभी धमकियां झूठी निकली है। उधर दोस्तों, केंद्र सरकार ने इन धमकियों पर सख्त रवैया अपनाया है। आईटी मिनिस्ट्री ने 26 अक्टूबर को एडवाइजरी जारी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा कि अगर वे ऐसी झूठी सूचनाओं को फौरन नहीं हटाते हैं तो उन्हें आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली इम्यूनिटी रद्द कर दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी सूचनाओं को तुरंत हटाकर इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी देनी होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओडिशा में चक्रवात दाना से 36 लाख लोग हुए प्रभावित। 14 जिलों में बाढ़ का कहर, बेघर हुए लोग। जी हां दोस्तों, ओडिशा बीते दिनों आई चक्रवात दाना और उसके बाद आई बाढ़ ने राज्य के 14 जिलों में तबाही मचा रखी है, जिससे कुल मिलाकर 35.95 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने रविवार को यह जानकारी दी। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री ने बताया कि 8,10,896 लोगों को सुरक्षित निकालकर 6
6210 चक्रवात राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है। मंत्री का कहना है कि सबसे अधिक प्रभावित जिलों में केंद्रापाड़ा, बालासोर और भद्रक शामिल है, लेकिन अभी तक किसी भी मानव जीवन की हानि की सूचना नहीं मिली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, चीन बॉर्डर पर तनाव कम करना अगला स्टेप। यह तभी संभव जब भारत को यकीन हो जाए कि चीन भी यही चाह रहा। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुई समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है, अगला कदम तनाव कम करना है। मुंबई में रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा, दोनों देशों के बीच तनाव तभी कम होगा जब भारत को यकीन हो जाएगा कि चीन भी ऐसा ही चाह रहा है। तनाव कम करने के बाद बॉर्डर को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नेतन्याहू बोले, इजराइल ने ईरान को गंभीर नुकसान पहुंचाया। खोमेनी का जवाब, हमले को बड़ा चढ़ाकर न बताएं, इजराइल को हमारे युवाओं की ताकत समझना जरूरी है। जी हां दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर किए गए हमलों को लेकर बयान दिया। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली हमले ने ईरान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया और साथ ही अपने सभी टारगेट्स को भी हासिल कर लिया। वहीं दोस्तों, अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खोमेनी ने भी इस पर आज पहली बार बयान दिया है। खोमेनी ने कहा कि इजराइल के हमले को न तो बड़ा चढ़ाकर बताना चाहिए और न ही इसे कमतर समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल को ईरान और उसके युवाओं की ताकत समझना जरूरी है। यह अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो इजराइल को ईरानी जनता का संदेश कैसे देते हैं। अधिकारी ऐसे कदम उठाएं जो देश के हित में हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीजीआई बोले, सरकार के प्रमुख से मिलना डील होना नहीं है, वे न्यायपालिका के लिए बजट देते हैं, अगर लेटर पर निर्भर रहेंगे तो काम नहीं होगा। जी हां दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सरकार के प्रमुख जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो इन मुलाकातों में राजनीतिक परिपक्वता होती है। मुंबई के एक कार्यक्रम में सीजीआई ने कहा कि हम राज्य या केंद्र सरकार के मुखिया से मिलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई डील हो गई है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमें राज्य के सीएम के साथ बातचीत करनी होती है क्योंकि वे न्यायपालिका के लिए बजट देते हैं। यदि मुलाकात न करके केवल लेटर्स पर निर्भर रहें तो काम नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की साजिश लॉरेंस के भाई ने रची थी। पुलिस बोली, कनाडा में बैठे अनमोल ने सिद्दीकी के घर की रेकी भी कराई थी। जी हां दोस्तों, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कनाडा में बैठे भाई अनमोल ने रची थी। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि हत्याकांड के आरोपी रामफुल कंजोइया और नितिन सप्रे से पूछताछ के दौरान अनमोल की साजिश रचने वाली बात सामने आई है। अनमोल ने एक अन्य आरोपी सुजीत सुशील सिंह उर्फ डब्बू के जरिए हमले को अंजाम दिया। उसे शुक्रवार को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पास से हथियार भी जब्त किया गया है। डब्बू ही अनमोल और शूटर्स के बीच का लिंक था। उसने राजस्थान से हथियारों का इंतजाम कर शूटरों तक पहुंचाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीता अंबानी ने नई स्वास्थ्य सेवा योजना का किया ऐलान। 1 लाख महिलाओं सहित हजारों बच्चों किशोरियों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर कारोबारी हैं और उनकी पत्नी नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन के तौर पर सामाजिक विषयों के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसी कड़ी में रिलायंस फाउंडेशन के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा सोशल इनिशिएटिव नीता अंबानी की ओर से लिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, बच्चों और टीनेजर्स के साथ ही महिलाओं के लिए जांच और ट्रीटमेंट की सुविधाएं मुफ्त दी जाएंगी। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल की 10वीं सालगिरह के मौके पर नीता अंबानी ने 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त जांच और इलाज का वादा किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश में बढ़ गया प्रदूषण, 11 शहरों का AQI 300 के पार। भिवाड़ी में हवा सबसे खराब, AQI का लेवल 610 रिकॉर्ड हुआ। घनी धुंध में छिपा ताजमहल। जी हां दोस्तों, दीपावली से 4 दिन पहले ही देश भर में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वेबसाइट AQI.in के मुताबिक रविवार सुबह 10 बजे तक देश के 11 शहरों का AQI लेवल 300 के पार रिकॉर्ड किया गया। इनमें भिवाड़ी, दिल्ली, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, जयपुर, बुलंदशहर, अमृतसर, अलीगढ़, सोनीपत और फरीदाबाद का नाम शामिल है। दोस्तों, राजस्थान का भिवाड़ी 610 AQI के साथ देश का सबसे खतरनाक हाल वाला शहर रहा। वहीं दिल्ली भी गैस चैम्बर बन गया है। यहां रविवार सुबह आनंद विहार में 400 पार AQI रिकॉर्ड किया गया। आगरा में भी प्रदूषण और धुंध के चलते ताजमहल धुंधला नजर आया। वहीं मुंबई के मरीन ड्राइव में भी सुबह स्मोक की लेयर देखी गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
किसान नेता राकेश टिकैत बोले, सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए, लॉरेंस बदमाश आदमी है, वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सलमान खान को विश्नोई मंदिर जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि यह समाज से जुड़ा मामला है, सलमान खान को मंदिर जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो जेल में बंद आदमी पता नहीं कब टपकवा दे। उन्होंने आगे कहा कि लॉरेंस बदमाश आदमी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अटल टनल बनाने वाली N4Cross का 5,430 करोड़ का IPO आएगा। कंपनी के पास 19,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स, MD परमशिवन ने इंटरव्यू में बताया। जी हां दोस्तों, अटल टनल और चिनाब ब्रिज बनाने वाली कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 5,430 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 25 अक्टूबर से ओपन हो गया है। यह IPO 29 अक्टूबर को क्लोज होगा और इसकी लिस्टिंग 4 नवंबर को होगी। IPO की लिस्टिंग से पहले दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के MD परमशिवन श्रीनिवासन और कंपनी के कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हेड हितेश कुमार सिंह ने कंपनी और IPO से जुड़ी कई बातें शेयर की है। उनका कहना है कि उनके पास 19,000 करोड़ के और नए प्रोजेक्ट्स हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कमला के समर्थन में उतरी ओबामा की पत्नी मिशेल, पुरुषों को पहली महिला राष्ट्रपति चुनने का चैलेंज दिया, ट्रंप ने मुस्लिम अरबों से मांगा साथ। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ 8 दिन और बचे हैं। इसी बीच शनिवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने मिशिगन में कमला हैरिस के लिए एक रैली की। रैली में मिशेल ने कमला का समर्थन करते हुए पुरुषों को अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति चुनने का चैलेंज दिया। मिशेल ने पुरुषों से कहा कि अगर आपने इस चुनाव में सही मतदान नहीं किया तो आपकी पत्नी, बेटी और मां को इसका खामियाजा भुगतना होगा। क्या आप उनकी आंखों में देखकर यह कह पाएंगे कि आपकी वजह से उनसे मौका छिन गया है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ब्लैक महिला वोटर्स के बीच मिशेल काफी प्रभाव रखती है। ऐसे में उनका समर्थन हैरिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शरद पवार की पार्टी ने जारी किया प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट को, स्वरा भास्कर के पति को भी मिला टिकट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के साथ ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने रविवार को उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद का भी नाम शामिल है। शरद पवार ने फहद को अणुशक्ति नगर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। एनसीपी एसपी की तीसरी लिस्ट में कुल 9 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। इस तरह दोस्तों शरद पवार गुट अभी तक कुल विधानसभा के 76 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शेख हसीना के खिलाफ मर्डर केस में कोर्ट का आदेश, पुलिस से 28 नवंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। 24 लोग मामले में आरोपी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मर्डर केस में शनिवार को ढाका की एक कोर्ट में सुनवाई हुई। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने सोमवार 28 नवंबर तक पुलिस से जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। यह मामला दरअसल दोस्तों सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मीरपुर में एक 18 वर्षीय कॉलेज छात्र की मौत का है। इस मामले में हसीना और अन्य 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है। प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में छात्र की मौत हो गई थी। हसीना और अन्य 23 अपराधियों के खिलाफ 15 अगस्त 2024 को मृतक के भाई ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। YouTube ने भारत में न्यू शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम शुरू किया। एलिजिबल क्रिएटर्स को YouTube स्टूडियो में मिलेगा यह ऑप्शन, लिंक शेयर करने पर मिलेगा कमीशन। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने भारत में न्यू शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम शुरू किया है। इसके जरिए क्रिएटर्स अपने वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम में सीधे अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा सहित कई अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की लिंक लगा सकते हैं। इसके जरिए उन्हें कमीशन कमाने का मौका भी मिलेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एफिलिएट प्रोग्राम का उद्देश्य क्रिएटर्स को ट्रेडिशनल एड रेवेन्यू, यूट्यूब प्रीमियम और ब्रांड कोलैबोरेशन के साथ ही एक अन्य इनकम का सोर्स भी मिल सके। इसके साथ ही ब्रांड क्रिएटर्स के साथ मिलकर उनके व्यूअर्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट हार चुकी टीम इंडिया पर सख्ती, रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत टीम दिवाली पर भी ट्रेनिंग करेगी। तीसरा टेस्ट WTC के लिए अहम है। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट हार चुकी टीम इंडिया को दिवाली पर भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से पीछे चल रही है। तीसरा टेस्ट मुंबई में होना है और यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अहम है। टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि सभी प्लेयर्स 1 नवंबर से शुरू होने जा रहे मुंबई टेस्ट की तैयारियां करेंगे।
भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन नहीं रखने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया मुंबई में 30 और 31 अक्टूबर को अभ्यास करेंगी। ये सेशन सभी खिलाड़ियों को अटेंड करना होगा। रोहित कोहली और बुमराह जैसे सीनियर प्लेयर्स को भी दिवाली में आराम नहीं मिलेगा। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ईरान पर हमले में इजरायली महिला फाइटर पायलट शामिल थी। 1600 किलोमीटर दूर बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकाने तबाह किए। अमेरिका बोला पलटवार की भूल न करें। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने शनिवार को ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए महिला फाइटर पायलटों को भी मिशन पर भेजा था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने तस्वीरें और वीडियो जारी कर ईरान के खिलाफ चलाए ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंडेंस यानी कि पछतावे के दिनों की जानकारी दी है। इसमें महिलाएं भी फाइटर जेट्स में सवार होकर ऑपरेशन पर रवाना होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान IDF के फाइटर जेट्स अपने एरिया से 1600 किलोमीटर दूर गए थे। ईरान पर हमले के लिए F-15 और F-16 फाइटर जेट्स को खुली छूट दी गई थी। इजरायली हमले में उन जगह को निशाना बनाया गया जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जाती थी। इनका इस्तेमाल ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर के हमले में किया था। वहीं दोस्तों, अमेरिका ने इस हमले के बाद ईरान को इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन न लेने की चेतावनी दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मन की बात का 115वां एपिसोड। डिजिटल अरेस्ट पर प्रधानमंत्री बोले फ्रॉड कॉल आने पर रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। जी हाँ दोस्तों, मन की बात के रविवार को 115वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने की बात कही। उन्होंने साथ ही कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप रुको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कॉल आते ही रुकें, घबराएं नहीं, शांत रहें, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी निजी जानकारी न दें, स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर अगर आपको धमकी देती है तो वीडियो कॉल पर पूछताछ वह नहीं कर सकती, न ही पैसे मांग सकती है। अगर ऐसा है तो समझिए कुछ गड़बड़ है। इसके साथ ही तीसरा चरण एक्शन लो, फॉलो करें। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें 1930। अगर दोस्तों आपके साथ भी इस तरीके से फ्रॉड होता है, कोई आपको डराने या धमकाने की कोशिश करता है सरकारी अधिकारी बनकर, तो आप भी राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर डायल कर इसकी शिकायत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय गवर्नर शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप बैंकर बने। RBI गवर्नर को ग्लोबल फाइनेंस ने दिया यह अवार्ड। उन्हें सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड मिला। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर चुने गए हैं। शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में एक बार फिर A+ ग्रेड मिला है। RBI गवर्नर को यह अवार्ड अमेरिका के वाशिंगटन DC में ग्लोबल फाइनेंस ने दिया है। RBI ने शक्तिकांत दास की अवार्ड रिसीव करते हुए कुछ फोटोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी शेयर की है। ग्लोबल फाइनेंस ने इस अवार्ड की अनाउंसमेंट 2 महीने पहले की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान EORO की भर्ती परीक्षा हुई रद्द। SI भर्ती पेपर लीक में वही तुलचाराम गैंग है शामिल, दोबारा हो सकती है परीक्षा। जी हां दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने बड़े पैमाने पर धांधली सामने आने के बाद 2022 की राजस्व अधिकारी RO ग्रेड 2 और कार्यकारी अधिकारी EO ग्रेड 4 की भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। 14 मई 2023 को 111 पदों के लिए 1.96 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, जिसमें पहले से पेपर लीक करवाकर ब्लूटूथ से नकल हुई थी। अब जांच के बाद आयोग ने एग्जाम का रिजल्ट रद्द करने और 23 मार्च 2025 को दोबारा एग्जाम करवाने का फैसला किया है। दोस्तों, खास बात यह है कि इसी पेपर लीक गैंग ने 2021 की SI भर्ती परीक्षा में भी धांधली करवाई थी, लेकिन लंबे अरसे से चल रही विरोध के बाद भी अब तक SI की परीक्षा रद्द नहीं की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। PCB ने शाहीन शाह अफरीदी को कैटेगरी SAB में डाला। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी। फकर जमान 8 साल में पहली बार बाहर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पेशर शाहीन शाह अफरीदी को कैटेगरी SAB में डाल दिया है। बोर्ड ने रविवार को नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की 25 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। वहीं दोस्तों, फकर जमान, इख्तियार अहमद और ओसामा मीर को 2024-25 सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं रखा है। PCB ने पिछले साल की तरह ही खिलाड़ियों के प्रदर्शन, फिटनेस और व्यवहार का एनालिसिस करने के बाद लगभग 3 महीने की देरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है। यह कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 2024 से अगस्त 2025 तक रहेगा।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कितने सालों तक मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कितने सालों तक मुख्यमंत्री पद को संभाला था, तो जल्दी से उसकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लक के विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।